Hi, welcome back to Concepts First. हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट में अलग अलग प्रकार के पोलन्स दिखेंगे। अब जो पोलन जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेल गैमेटोफाइट यानी कि वो चीज़ जिसमें से मेल गैमेट्स निकलेंगे। गैमेटोफाइट का मतलब होता है जहाँ से गैमेट्स निकलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेल की बात हो रही है तो ये मेल गैमेटोफाइट हो गया। अब इफ यू टच द ओपन्ड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी, हिबिस्कस का मतलब होता है गुड़हल का फूल जो है, जिसको हम चाइना रोज बोलते हैं, और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स। यानी कि पोलन ग्रेन्स को बोल रहा है कि जो हिबिस्कस के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पाउडरी टाइप येलो कलर के होते हैं। स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ग्लास, यानी कि हम माइक्रोस्कोप में इनको देख सकते हैं। अब जो पोलन ग्रेन हम देख रहे हैं, इसमें क्या बात है कि पोलन ग्रेन के पास दो लेयर होती हैं। जो बाहर वाली जो लेयर है वो जनरली जो है वो इस प्रकार की होती है। हालांकि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उसका जो भी ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो भी प्लांट है उसके पोलन का पोलिनेशन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे जो हम केस ले रहे हैं ये हम हिबिस्कस का ही ले रहे हैं कि इसके जो बाहर वाली लेयर है वो इस प्रकार से स्पाइक्ड यानी कि कांटेदार होती है, कांटा जैसे दिखती है। तो जो बाहर वाली लेयर, क्योंकि ये बाहर है तो हम इसको एक्जाइन बोलेंगे। जैसे में एग्जिट होता है हमारा, यानी कि बाहर वाली लेयर है, और क्योंकि ये वाली लेयर अंदर है तो हम इसको इन यानी कि इंटाइन बोलेंगे। तो पोलन ग्रेन की दो लेयर होती हैं, एक्जाइन और इंटाइन। ऑफ कोर्स बाहर वाली लेयर का वही काम फिर से होगा कि ये प्रोटेक्शन के काम आएगी। आगे जाके हमें पता चलेगा कि जो एक्जाइन है उसके अंदर जो है बीच में छोटे छोटे छेद भी होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटाइन के अंदर क्या होगा, जो सब का सब कंटेंट होगा पोलन ग्रेन का वो सब कुछ इंटाइन के अंदर होगा। अब ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास पोलन ग्रेन्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं अलग अलग प्लांट्स के। अब जो पोलन ग्रेन है ये जब पोलिनेशन के लिए बाहर आएगा, यानी कि जो हमारा स्टोमियम वाला पार्ट था वो डिहाइस कर गया था, सूख गया था, वहाँ से पोलन बाहर आ गया। अब इसकी ना दो स्टेज होती हैं, या तो ये जो हमारे इंटाइन के अंदर है यानी कि न्यूक्लियस के अंदर है, या तो इसके अंदर दो डिवीजन हो यानी कि एक के दो बन चुके होंगे पहले से ही, या फिर ये थ्री सेल्ड होगा। क्या बात कर रहे हैं हम, अभी बताते हैं। देखिए जब भी पोलन ग्रेन बनेगा उसके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, इससे याद आया, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है, तो देखिए जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसकी जो प्लोइडी होती है, प्लोइडी, प्लोइडी का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं वो उसके पास जेनेटिक कंटेंट कितना है। यानी कि अगर हमारे केस में देखें तो हमारा जो जेनेटिक कंटेंट होता है वो हम खुद को 2n बोलते हैं, यानी कि खुद को डिप्लॉयड बोलते हैं। डाई डाई मतलब 2, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास 23 पेयर होते हैं तो 23 हो गया, और आगे 2 लग गया तो 2 की गुना हो गई, यहाँ पे 46 टोटल क्रोमोसोम हो गए हमारा। यानी कि हमारे पास हमारा जो एन है वो 23 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में एन का नंबर जो होगा वो बदलता रहेगा और प्लोइडी भी उनकी अलग होगी। अब जो नॉर्मल प्लांट हम केस ले रहे हैं वो नॉर्मली डिप्लॉयड होता है। अगर ये मोनोप्लॉयड होता, मान लीजिए कोई भी अगर मोनोप्लॉयड होता, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि उसके अंदर सिर्फ हम एन लिखते। अगर डिप्लॉयड होगा तो 2n होगा, ट्रिप्लॉयड होगा तो 3n होगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, टेट्राप्लॉयड 4n। ओके, तो यहाँ पे जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो डिप्लॉयड है, लेकिन जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं वो सब के सब हैप्लॉयड हैं, या फिर हम मोनोप्लॉयड भी बोल सकते हैं। हम नॉर्मली जो डिस्कस करेंगे वो हैप्लॉयड डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुंचे,
जो भी चीज़ डिप्लॉयड होगी अगर उसको हैप्लॉयड बनना है यानी कि मोनोप्लॉयड बनना है, उसको मियोसिस से गुजरना होगा। मियोसिस क्या है? मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी आर हाफ्ड, यानी कि आधे हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि अगर ह्यूमन का केस लेते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि 2 इंटू 23 एंड 23 हमारा, क्योंकि 23 पेयर है हमारे पास, हमारे 46 का आधा एन यानी कि 23 होगा, तो ये हमारा 40 हो गया। अगर मियोसिस से गुजरेगा तो हमारे पास हमारे जो गैमेट्स बनेंगे वो कल को कितने बनेगा, एक गैमेट्स के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। ये हमारा केस है। तो मियोसिस के बाद जो भी इंडिविजुअल है उसकी जो प्लॉइडी होती है वो आधी हो जाती है, यानी कि ये डाइप्लॉइड था तो ये हैप्लॉइड हो गया। रिडक्शनल डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग हो गई। अब यहाँ पे जो केस में भाग हो रहा है, अब एक के कितने बन रहे हैं, एक के 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो भले ही एक के 4 बन रहे हो लेकिन ये 2n है और ये क्या बनेंगे n, क्योंकि रिडक्शन हुआ है, घटा है। रिडक्शन का मतलब होता है घटा है, डिवीजन मतलब भाग, यानी कि एक था उसके 4 हो गए, 4 अलग अलग हिस्से हो गए, लेकिन उनका जो नंबर होगा वो घटेगा। अगर ये माइटोसिस होता तो माइटोसिस कैसे डिवीजन होती है, वो इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल का मतलब है कि जितना तुम्हारे पास था उतना ही तुमने, मतलब बड़ा सामने वाले को भी उतना उतना दिया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मियोसिस को अगर और माइटोसिस को अगर हम समझें। देखिए कोई एक फैमिली है, उसके पास 2 घर हैं, 2 हाउसेस आर देयर। अब मान लीजिए उनको जो 2 बच्चे हैं उनके, उनमें बराबर बांटना है, तो जो दोनों को मिलेगा वो एक एक घर होगा। यानी कि पापा के पास 2 घर थे और जो फैमिली आगे गई वो एक एक घर उनके पास मिले, तो ये देखो घट गया ना, तो ये हो गया रिडक्शनल डिवीजन। हालांकि एक घर उनके पास शुरुआत में, मान लीजिए जहाँ पे रहते थे वो तो एक ही घर था, भले उनके पास कंटेंट दो का था, लेकिन अब वो एक घर से 2 घर तो बन गए, लेकिन दोनों के पास एक ही घर ही है। ओके। जबकि माइटोसिस में क्या होता है कि जो भी फैमिली है, मतलब जो मेन सेल है, वो अपना नंबर कि मान लीजिए इसके 4 बच्चे हैं आगे, ये इनको आधा आधा हिस्से यानी 4 हिस्से नहीं देगा, ये पहले खुद का नंबर बढ़ाएगा, यानी कि 4 घर अलग अलग 4 घर पैदा करके देगा इनको। मतलब पापा के पास भी एक ही घर था, अब ये इनको एक एक घर ही देगा। तो ये इक्वेशनल यानी कि बराबर का है, और ये है रिडक्शनल यानी कि घटा के देगा। जितना भी कंटेंट है उसको आगे घटा के देगा, और ये बराबर का देगा। अगर एक घर था तो एक एक ही देगा, सबको एक एक ही मिलेगा। वापस आते हैं, अब यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है ये हमारी मियोसिस है। अब हम वापस चलते हैं हमारे पोलन ग्रेन के पास। तो जो पोलन ग्रेन था हमारे पास, हम एक्साइन इंटाइन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारे पास क्या होंगे, 2 सेल होंगे। एक होगा हमारे पास वेजिटेटिव सेल, असल में दोनों न्यूक्लियस हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सेल बोल रहे हैं। ये हमारा जो होगा ये हमारा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, हम डिस्कस करेंगे इसको वेजिटेटिव क्यों बोला। और दूसरा हमारा जो इससे छोटा होता है वो होता है हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस। देखिए जनरेटिव का मतलब होता है कि जो चीज़ को जनरेट करेगा। अब जनरेट करना क्या है, हम लास्ट में तो मेल गैमेट्स बनाना चाहते हैं, तो जनरेटिव न्यूक्लियस कल को मेल गैमेट्स बनाएगा। अभी कितने बनाएगा, तो ये 2 बनाएगा, ठीक है, 2 बनाएगा। एक जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। वेजिटेटिव का मतलब होता है, देखिए या तो कोई चीज़ रिप्रोडक्शन के काम आएगी या कोई चीज़ रिप्रोडक्शन काम नहीं आएगी। तो जो रिप्रोडक्शन के काम आएगी वो बिल्कुल अलग है, पर जो पार्ट प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के काम नहीं आ रहा तो वो उसका वेजिटेटिव पार्ट है। ओके, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। अगर वो रिप्रोडक्टिव होता तो वो रिप्रोडक्शन काम आता, पर ये वाला जो पोर्शन है ये वेजिटेटिव है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेगा, ठीक है, इस ये गैमेट्स नहीं बना रहा।
इसलिए हम इसको वेजिटेटिव बोल रहे हैं। अब जो वेजिटेटिव वाला है वो बड़ा है, उसके पास जो साइटोप्लाज्म है वो सारे का सारा वो ज़्यादा है, जबकि जो जनरेटिव वाला है वो तो सिर्फ एक कोने में है, उसके पास जो साइटोप्लाज्म है वो कम है। तो सारे का सारा जो न्यूट्रिशन होगा वो कहाँ से आएगा, वो वेजिटेटिव से ही आएगा। अब बात क्या होती है बाद में, वेजिटेटिव वाला खुद को डिजोल्व कर लेता है, यानी कि इसका क्या, ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारा डिजोल्व हो जाएगा और उसका जो सारे का सारा कंटेंट है वो किसको मिल जाएगा, जनरेटिव को मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो मेन काम करना है वो मेल गैमेट बनाना है। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो डिजनरेट हो जाएगा और अपना सारा जो सबका सब जिसके साइटोप्लाज्म में जो न्यूट्रिशन था वो सबका सब कहाँ चला जाएगा, जनरेटिव के पास चला जाएगा, ताकि ये जो है बाद में मेल गैमेट्स बना पाए। कितने, 2। अब देखिए ये दो सिर्फ 2 हो गए ना, तो ये इसको हम बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज। और कुछ प्राणियों में ऐसा भी होता है कि डिहाइसेंस से पहले ही, यानी कि अभी तक पोलन बाहर भी नहीं निकले हैं, कि डिहाइसेंस से पहले ही ये हमारे पास ये वेजिटेटिव हो गया, ये जनरेटिव हो गया, सॉरी, डिहाइसेंस से पहले ही उसके 2 मेल गैमेट बना चुका होता है। तो ये हो गया, यानी कि जो मतलब सारा जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म था वो इसको मिल गया, इसका सारा न्यूट्रिशन मिल गया, लेकिन वेजिटेटिव जो है अभी डिजोल्व नहीं हुआ है। और ये 1 2 3, तो ये हो गया 3 सेल स्टेज। और अगर जो नॉर्मल केस होता है वो हमारा होता है 2 सेल स्टेज, यानी कि जनरेटिव एक और वेजिटेटिव दूसरा। ये पोलन डायरेक्ट ऐसे का ऐसे सिर्फ 2 को लेके बाहर निकल जाता है। और एक अलग केस होता है, उसमें पहले ही जो जनरेटिव है वो मेल गैमेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, मतलब डिहाइसन से पहले ही। तो ये 3 सेल स्टेज हो गई पोलन की। तो ये केस भी हो सकता है और ये केस भी हो सकता है। पोलन अभी तक बाहर नहीं निकला है। कई केसेस में ये जो काम है कि जो जनरेटिव है वो बाद में बनेगा मेल गैमेट्स में, और कई जो केसेस में है वो पहले ही बन चुका होता है। अभी यहाँ पे देखिए कि ये हमारा जो है नॉर्मल पोलन है। अब इसमें क्या बना, 2 वैक्यूल्स बन गई, न्यूक्लियस बन गया, और बाद में इसमें डिवीजन हो रही है एसिमेट्रिक स्पिंडल। अब देखिए स्पिंडल आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। स्पिंडल का एक्चुअली मतलब क्या है कि स्पिंडल जो होते हैं वो ये वाली शेप होती है, ये हम इसको स्पिंडल बोलते हैं। जो हमारे पास जब भी हम मियोसिस वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको पता होगा इस प्रकार से धागे बनते हैं, बीच में मेटाफेज बनती है, और मेटाफेजिक जो प्लेट है हमारे पास, इससे जो है क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्पिंडल। नॉर्मली तो केस ये होता है कि दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर जाएंगे तो इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर जाएंगे, तो बाद में जो न्यूक्लियस या फिर सेल बनेगा वो दोनों का जो साइज होगा वो बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहे हैं। क्यों? ताकि जो जनरेटिव सेल है क्योंकि वो छोटा होगा साइज में, और वेजिटेटिव होगा जो बड़ा होगा, क्योंकि उसको पोषण देना है, उसको लास्ट में न्यूट्रिशन देना है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन वाली चीज़ नॉर्मली बड़ी होती है, उसके पास कंटेंट ज़्यादा होता है, और जनरेटिव को सिर्फ जनरेट करना, उसका काम सिर्फ ये है कि सर्वाइव करो और जनरेट करो। इसलिए यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रही है। नॉर्मली जो केस होता है वहाँ पे सिमेट्रिक स्पिंडल बनने चाहिए थे। वैक्यूल आपको पता है कि कंटेंट्स के लिए होता है, या तो एयर होती है या फिर उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल बन गया, एक जनरेटिव सेल, ये हो गई 2 सेल स्टेज, ये रही, यानी कि 60% में हमारे पास क्या है, 2 सेल स्टेज। अभी तक डिहाइसेंस नहीं हुई है, ये अभी तक उसके अंदर ही है। और तीसरा क्या केस हो सकता है, मतलब इसके अलावा क्या केस हो सकता है कि यहीं के यहीं क्या बना ले, ये एक वेजिटेटिव है और जनरेटिव के बन गए 2, तो ये हो गए हमारे पास 3 सेल स्टेज। ये हमारे 40% केसेस में होता है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये था हमारा कि पोलन जो है वो कैसे डेवलप होता है। अब यहाँ से जो पोलन है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। इसके अब दिक्कत क्या है कि पोलन जो होते हैं उनके पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकते हैं। किसी को एलर्जी कर सकते हैं, हो सकता है किसी को ब्रोंकियल एप्लीकेशन, यानी कि जो ब्रोंकाई होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, आपने पढ़ा होगा, वो उनको डैमेज कर सकते हैं।
जो सबसे ज़्यादा खतरनाक वाले पोलन होते हैं वो नॉर्मली पार्थेनियम यानी कि जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, जिसको हम देसी भाषा में अपनी कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, उनके जो पोलन होते हैं वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बहुत सारे लोगों को। इससे हो क्या सकता है, इनसे पोलन की एलर्जी हो सकती है, हे फीवर हो सकता है यानी कि वो उसको बुखार हो सकता है, या और प्रकार की एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। अब जो पोलन है हमारा, उनका कुछ फ़ायदा भी है। जो फॉरेन कंट्रीज़ है, हमारे यहाँ पे अभी प्रचलन प्रॉपर नहीं है, हालाँकि अब तो काफ़ी बढ़ गया है। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनमें जो पोलन्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि पोलन में इतनी ताकत है कि वो किसी को जान दे सकता है। जान मतलब कि वो कल को मेल गैमेट बनाएगा, लाइफ को प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसमें हेल्प करता है। तो सोचिए उनमें कितने सारे न्यूट्रिशंस होंगे। तो इनमें इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनका हम फ़ायदा उठाते हैं, जैसे मैग्नीशियम वगैरह। तो इनको हम फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं और अलग-अलग प्रकार से टैबलेट वगैरह में या लिक्विड वगैरह में इनको सेल कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा ये इनको एथलीट्स और रेस के घोड़ों को भी खिलाया जाता है, ताकि उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उनका जो स्टैमिना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये पोलन्स का फ़ायदा है। और नुकसान क्या था कि इनकी वजह से एलर्जी वगैरह या बुखार वगैरह हो सकता है। किसी को सीरियसली एलर्जी भी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। अच्छा, पोलन्स की ना अलग-अलग वायबिलिटी होती है। वायबिलिटी का मतलब है कि एक पोलन जैसे ही डिहाइसेंस के बाद बाहर निकल जाएगा, वो कितने टाइम तक बाहर रह के बाद में मान लीजिए वो जब स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, तो पोलन जब इसके ऊपर पहुँचेगा, तो कितने टाइम तक वो इतना उसमें इतनी जान रह सकती है कि कल को वो रिप्रोडक्शन करवा पाए। तो वो है उसकी वायबिलिटी। अब अलग-अलग प्रकार की फैमिलीज़ में अलग-अलग प्रकार का उसकी वायबिलिटी होगी पोलन की। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सम सीरियल्स सच एज़ राइस एंड व्हीट, पोलन ग्रेन्स जो हैं सिर्फ़ 30 मिनट के बाद ही उनकी वायबिलिटी लूज़ कर देते हैं। यानी कि 30 मिनट के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद वो जो होंगे, अगर स्टिग्मा तक पहुँच भी जाएँगे तो वो किसी काम के नहीं हैं। उनमें वायबिलिटी नहीं है, अब उनमें ताकत नहीं है। जबकि कुछ रोज़ेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। रोज़ेसी आपको पता होगा कि रोज़ फैमिली होती है। लेग्यूमिनेसी जो हमारी दाल की फैमिली है, दालों वाली फैमिली है। सोलेनेसी जो हमारी आलू वाली फैमिली है। दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, इनकी मंथ्स तक वायबिलिटी रह सकती है। आपने सीमन स्टोरेज या फिर स्पर्म स्टोरेज एनिमल्स की सुना होगा, ताकि इनसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। तो इसी प्रकार पोलन्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं, कहाँ पे? लिक्विड नाइट्रोजन, कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे इनको स्टोर कर सकते हैं, ताकि जो इनकी वायबिलिटी है वो बची रहे, ये अफेक्ट ना हो। इसलिए हम उनको पोलन बैंक्स बोलते हैं, जैसे सीमन बैंक्स होते हैं या स्पर्म बैंक्स होते हैं या फिर सीड बैंक्स होते हैं। ताकि जब भी हम चाहें, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो भी हमारा प्लांट है, उसके पोलन को जब भी हम चाहें वापस इस पे डाल के हम इसकी वायबिलिटी को मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि ये अभी तक बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर में है। अब ऐसा क्यों पता है? क्योंकि हम इनका मेटाबॉलिज़्म इतना स्लो कर देते हैं कि ये ज़िंदा तो है, लेकिन इसकी जो एजिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इसके ऊपर डालेंगे तो ये बाद में फिर भी अपना वायबल ही रहेगा और अपना जो रिप्रोडक्शन है ये पूरा कर पाएगा। अभी तो हमने अभी डिस्कस किया हमारा पोलन ग्रेन, तो ये यहाँ पे हमारा मेल पार्ट पूरा हो जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लिखने के लेवल तक क्लियर लगा कि आप इसको समझ पाए, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, तो ये वीडियो को सेव या सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमारा फीमेल वाला पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए।